आधे से ज्यादा समय तो ये लोग केवल दारू वालों को पकड़ने में रह जाते हैं, उसके बाद उसके मैनेजमेंट में लगते हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कैमरे पे सुनने वाला हर व्यक्ति जान रहा है कि पुलिस कितने ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे काम करती है। ये दो लोग हैं जो पहले से यहाँ पे हैं, एक कट्टा की राजनीति करते हैं, कट्टरता की राजनीति करते हैं। बिहार के एडीजी ये बयान दे देते हैं कि बिहार में क्राइम इसलिए है क्योंकि किसानों को काम नहीं रहता बरसात से पहले। क्या बिहार सरकार आधिकारिक तौर पर बिहार के किसानों को खूनी बता रही है? ये सवाल आज तक किसी ने सरकार से पूछा ही नहीं। विपक्ष के पास बुद्धि नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़ाई किए नहीं है, और जो कट्टा की राजनीति करते हैं वो कहां से पूछेंगे कि भाई कट्टा के ऊपर सरकार का स्टैंड क्या है। ये जन सुराज इस बार एक ऐसी पार्टी बनकर के निकलेगी कि जो कह रहे हैं ना कि वोट कटवा पार्टी है, इतनी वोट काटेगी ये राजद गठबंधन का भी और भाजपा गठबंधन का भी कि आप एक ऐसी स्थिति देखेंगे कि हो सकता है ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो जाए बिहार विधानसभा में कि किसी को विपक्षी पार्टी की मान्यता भी न मिले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है तो हम अलग अलग जनता से बीच जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो पटना में बैठ के दावे कर रही है उसकी हकीकत क्या है। तो हमारे साथ आदित्य हमारे साथ है जो कभी भाजपा के समर्थन में बागी बने फिरते थे, अब जन सुराज प्रशांत किशोर के छत्र छाया में है। इनसे समझें कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं को लेकर क्या मुद्दा है या फिर क्या इनको भविष्य दिख रहा है जो प्रशांत के साथ आकर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके सेंटेंस को थोड़ा सा फिल्टर किया जाए। भाजपा के बागी और भाजपा के समर्थक बने घूमते थे, इस सेंटेंस का ज़्यादा सही रूप ये होगा हम भारत सरकार के साथ जुड़े थे, भारत सरकार के लिए काम करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करते थे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ थी वो उनके स्कीम से रिलेटेड थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जिसके लिए काम करेंगे आपको उनके पक्ष में बोलना होता है, इसलिए नहीं क्योंकि केवल आप उसका फेवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तो होंगे तब तो उनके समर्थन में। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी हम ये बात नहीं कह सकते अगर राजनीति में इंटरेस्ट होने का मेरा कोई कारण है तो अगर उसके पीछे कोई एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जिस पार्टी से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी आज बिहार में वो काम नहीं कर रही है जिससे बिहार के लोगों का भला हो। क्या होना चाहिए था आपके अनुसार जो नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार की बीजेपी जो है वो अपने तौर पे अपनी विचारधारा से उलट सबको समावेशी बना करके एक ऑल मिक्स्ड पार्टी बनी हुई है, जो एक पार्टी ना होकर के अपने आप में सबका मिक्सचर बनी पड़ी है। सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो इसमें क्या साथ सबका विकास होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। न किसी का साथ है न किसी का विकास, ये वाली समस्या क्रिएटेड है। क्राइम बहुत ज्यादा है, पलायन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिहार के ऊपर बिहार सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं है। बिहार के लोगों को बाहर मजदूर बना करके भेजने के लिए प्रधानमंत्री ट्रेन दे देते हैं। ट्रेन में बैठ करके बिहार का मजदूर बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद हिंदी के नाम पे झापड़ खा जाता है। कभी कर्नाटका में पिटाता है, कभी महाराष्ट्र में पिटाता है, जहां पिटाता है वहां सरकार भाजपा की निकलती है, फिर स्टैंड नहीं लेती भाजपा। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके कारण मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने बिहार के साथ खड़ा होना इस समय के लिए सबसे बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जो इस चुनाव में जिन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, लग रहा है ये मुद्दा प्रभावी होगा चुनाव में। देखिए, अभी आपने कहा ना कि आप भाजपा के समर्थक हुआ करते थे। अब जब आप ही कह रहे हैं कि हम भाजपा के समर्थक हुआ करते थे और हम ही आकर के यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे जैसे तो कितने होंगे जो ऐसे समर्थक हुआ करते थे जो आकर के खड़े हो रहे होंगे। तो ये बिहार की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था का एक परिचायक है जो आपको राजनीतिक व्यवस्था में दिखने लगा है। बहुत जल्द बिहार में परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। के लिए क्या इस बार रोजगार एक मुद्दा लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है। पलायन करके 50 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार के परिवार बाहर रह रहे हैं, उनको किसी भी तरह बिहार में वापस ले आना है। बिहार का पैसा, एक तो बिहार को सरकार पैसा देती नहीं है, ऊपर से पैसा देती है तो सीडी रेशियो के बारे में जैसा सर बता रहे हैं, सीडी रेशियो में आप जानते होंगे कि 56% सीडी रेशियो, यानी 100 में से 44 रुपया, 100 रुपया बिहार का आदमी बैंक में रखता है तो 44 रुपया चला जाता है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कभी पंजाब, कभी दिल्ली और ऐसे राज्यों में जाता है और वहां जाकर के बिहार के लड़के मजदूरी करते हैं। अगर आप एक आंकड़े को देखें तो अगर इस देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से लगभग 13 लोग बिहार के हैं, लेकिन 100 रुपये अगर इस देश का बजट दिया जाता है तो 6 रुपये बजट केवल बिहार को दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा के पिछले सत्र में ये कहा था कि हमने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। 16 लाख करोड़ बिहार के पिछले 9 साल का बजट नहीं है। आप सोचिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना पैसा माफ हो गया, बिहार को उतना पैसा 9 साल में नहीं मिला। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार का अगर पूरे देश ने 100 रुपया वेस्ट किया तो हमने 1 रुपया वेस्ट किया, यानी 6 रुपया हमको 100 रुपया में मिल रहा है। 13 लोग हैं हम, अब बाद में हम वेस्ट भी एक कर रहे हैं, फिर भी आप हमारा पैसा ले जाकर के दूसरे को दे दे रहे हैं। तो अब आप बताइए ये व्यवस्था गलत है कि नहीं है? किसानों का कर्ज भी माफ नहीं करती है सरकार, वही तो पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो जाता है। छोटे लोगों के लिए बहुत समस्या है। सरकारें पैसा दे देती है, पहले तो ऋण के रूप में अगर दे भी दे, पहले तो देती नहीं है, अगर दे भी दे छोटे किसानों का माफ उनका हो जाता है जो 1 भी रुपए नहीं देते, और जो लोग बेचारे थोड़ा सा लौटाए होते हैं उनका माफ भी नहीं करती सरकार। कहती है कि आप योग्य थे देने के, इसीलिए एक बार दिए होंगे और बाकी बाद में आपने दिया नहीं।
तो सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए कहीं ना कहीं एक नए विकल्प के साथ जाना, ये ना हमारी सोच है, ये पूरे बिहार के युवाओं की सोच है, लोगों की सोच है, इसीलिए सही सोच के साथ, सही लोगों के साथ सामूहिक प्रयास करने हम जनसुराज में आए। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे, लग रहा है मोतिहारी जब आए थे तो बिहार के मुद्दे पे उनको जिक्र करना चाहिए था, रोजी रोजगार, अभी जो अपराध जिस तरह से बढ़े हुए, लेकिन उनका था कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे थे। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग ना बचपन में सही से पढ़ाई नहीं किए हैं। ये बिहार के राजनीतिज्ञों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई 9वीं में फेल हो गया, कोई 10वीं से नहीं पढ़ पाया, ये समस्या है। ये लोग एसएसटी के चैप्टर्स को सही से, पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़े हैं। इनको ये नहीं पता कि भारत में 3 स्तरीय व्यवस्था है, एक व्यवस्था पंचायतों की है, एक राज्य सरकार की और एक केंद्र सरकार की। मुखिया का वोट इस आधार पर नहीं हो सकता कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर किए, और मोदी जी का वोट इस आधार पर नहीं हो सकता कि गली नली गांव में बना था कि नहीं बना था। दोनों अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, इसीलिए 3 स्तर की व्यवस्था भारत में बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो प्रधानमंत्री मोदी को यह सोचना चाहिए था कि जब बिहार के एडीजी ये बयान दे देते हैं कि बिहार में क्राइम इसलिए है क्योंकि किसानों को काम नहीं रहता बरसात से पहले, तो क्या ये बिहार सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है? क्या बिहार सरकार आधिकारिक तौर पे बिहार के किसानों को खूनी बता रही है? ये सवाल आज तक किसी ने सरकार से पूछा ही नहीं। विपक्ष के पास बुद्धि नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़ाई किए नहीं है, और जो कट्टा की राजनीति करते हैं वो कहां से पूछेंगे कि भाई कट्टा के ऊपर सरकार का स्टैंड क्या है? तो कहीं ना कहीं सरकार से ये सवाल करने की जरूरत है कि भाई मोदी जी जवाब दें या नीतीश जी जवाब दें या बिहार सरकार जवाब दे कि क्या एडीजी के उस बयान को बिहार सरकार का आधिकारिक बयान मान के ये मान लिया जाए क्या कि बिहार के किसान और मजदूर जो हैं वो खूनी हैं, वो अपराधी हैं? क्या बिहार सरकार ये कहना चाहती है? एडीजी ने माफी मांगा इसके लिए कि हमारे बयान को गलत तरीके से वो तो अच्छा, गलत तरीके से रखा गया बयान तो आपने ही दिया था। किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं रखा जाता। इसके ऊपर सरकार को स्पष्ट तौर पे अपना बयान रखना चाहिए था कि हम इस बयान के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने गलत तरीके से रखा या सही तरीके से रखा, इंपॉर्टेंट ये है नहीं। बड़े से बड़े आपके ही सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने कहा, तो ये कहना चाहिए था उनको। इस चुनाव में लग रहा है जनसुराज का कुछ होगा, क्योंकि कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बस वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी, अभी जमीन पे असर नहीं है। बस यही तो समस्या है। जिन लोगों के पास थोड़ी भी बुद्धि है वो ये तो जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी को, आदरणीय प्रशांत जी को, कुछ आता हो ना आता हो, उनको चुनाव मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। और सभी को पता है अगर वो कह रहे हैं कि हम अर्श पे होंगे तो अर्श पे होंगे। उनका राजनीतिक बयान कोई आम बयान नहीं होता, वो बहुत बड़ा बयान होता है। और इसलिए जनसुराज इस बार एक ऐसी पार्टी बन करके निकलेगी कि जो कह रहे हैं ना कि वोट कटवा पार्टी है, इतनी वोट काटेगी ये राजद गठबंधन का भी और भाजपा गठबंधन का भी कि आप एक ऐसी स्थिति देखेंगे कि हो सकता है ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो जाए बिहार विधानसभा में कि किसी को विपक्षी पार्टी की मान्यता भी न मिले। तो किसका वोट लग रहा है ज्यादा काटेंगे? राजद का ज्यादा काटेंगे या एनडीए काट के साफ कर देंगे? भाई सिंपल समझिए, आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। हटा दीजिए कितना काटेंगे कितना नहीं काटेंगे। आज तक 2 गठबंधन थे, अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चले तो 50-50 दोनों के जीतने की संभावना थी। द मोमेंट तीसरा विकल्प आया 33% हम हो गए, बाकी 33-33 पे चले गए, यानी 17-17 दोनों का कट गया। तो ये तो केवल प्रोबेबिलिटी, आपने मैथमेटिक्स के बेसिक 8वीं कक्षा में पढ़ा है, वो सिनेरियो आपको बता देता है कि कितना काट देंगे। 33% तो बिहार के जीतने वालों को वोट भी नहीं आता। इस बार और भी नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे ओवैसी साउथ से आकर इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ओवैसी लड़ने को तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए मुस्लिमों का समर्थन मिलेगा उनको। प्रशांत बात करेंगे मुसलमानों को हम टिकट देंगे, राजनीतिक भागीदारी देंगे, लेकिन मुसलमान ओवैसी पे भरोसा करेंगे, प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा करेंगे? नहीं, ओवैसी पे क्यों पांडे समाज से आते हैं। ये क्या बात हुई? देश का कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी एक समाज से तो आता ही है। बहुत महत्वपूर्ण होगा, कोई एकाध केस आप निकालिएगा तो वो 2 समाज से आ सकता है, माता की ओर से अलग और पिता की ओर से अलग। 3 समाज का तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस देश में, सीधी बात है। तो आप 2 समाज से ज्यादा के हो नहीं सकते, या मैक्सिमम आप 1 समाज के हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी समाज का तो रहेगा ही रहेगा। और कौन सा ऐसा समाज है पूरे बिहार में, आप बता दीजिए, जो इतने बहुमत में हो कि केवल उसका वोट किसी एक पार्टी को मिल जाए, वो सरकार में चले जाए? तो ऐसा भी कोई समाज नहीं है। सबको साथ लेकर के समन्वयवाद के रास्ते पे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्पष्ट तौर पे करती थी। हम भी उसी रास्ते पे। ओवैसी का आपको कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा? ओवैसी का वर्तमान ही नजर नहीं आ रहा है, भविष्य तो बहुत भविष्य का सवाल है। पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत कर गए थे, प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जाके राजद में मिल गए, तो वो उसके ऊपर सवाल मत कीजिए। वो ऐसी ही पार्टी है, कुकुरमुते की तरह पैदा हो जाती है और उसके बाद आकर के चुनाव लड़ जाती है। ये सब समीकरणों के आधार पे चलते हैं, सब काम के आधार पर। और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करना ये तो हमारा बहुत आगे का लक्ष्य है। तो आप सीधी बात समझिए कि ये तय है कि बिहार की जनता करवट बदल रही है। आप समझिएगा, बिहार छठ पूजा, छठ महापर्व के लिए जाना जाता है। छठ महापर्व का पहला दिन जो होता है, जिस दिन
खरना होता है वो आप देखते होंगे, तो डूबते हुए सूर्य को पूजा जाता है, वो लालू जी की सरकार थी। उसके बाद दूसरा दिन जो होता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो नीतीश जी की सरकार थी। बिहार के उगते हुए सूर्य का प्रतीक जनसुराज बिहार के अंधकार को समाप्त करके प्रकाश के साथ उगने लगा है। विकास होगा इस बार बिहार में। जी हाँ, इस बिल्कुल। बार युवा के तौर पे लग रहा है कि रोजगार एक अहम मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस तरह से क्राइम बहुत बढ़ गया है, इसका एक बड़ा कारण बेरोजगारी है। तो सरकार लग रहा है कि सफल है अपने योजनाओं पे या विफल नजर आती है? बहुत ज़्यादा विफल है, क्योंकि जो सरकार एग्ज़ाम लेती है वो एग्ज़ाम का पेपर ही लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं जहां का पेपर ही लीक हो जा रहा है। अब समस्या ये है कि सरकार के लोग और विपक्ष के लोग मिलकर के ही पेपर लीक कराते हैं, तो वो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो जाती है, क्योंकि कल को कभी वो इधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं, पलटू राम इनको कहा ही जाता है, तो ये लोग स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं ले सकते किसी के भी ऊपर। तो ये समस्या है, बिहार के लड़कों के वर्तमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसी की वजह से उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय है। और कहीं ना कहीं जनसुराज इस बात को कह भी रहा है कि हम वर्तमान को सुधारेंगे ताकि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवलमय हो। अपराध का मुद्दा आपको इसलिए लगता है क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो बालू और दारू में उलझा हुआ है, जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं, इसलिए वो अपराध उनको नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो ये लोग केवल दारू वालों को पकड़ने में रह जाते हैं, उसके बाद उसके मैनेजमेंट में लगते हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कैमरे पे सुनने वाला हर व्यक्ति जान रहा है कि पुलिस कितने ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे काम करती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग जान रहे हैं। हम ईमानदारी कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, तो अभी जिस तरह से बात चल रही है कि बिहार, अभी एक राजद के विधायक है मुन्ना यादव, वो कह रहे कि अगली जाति अब सत्ता में आना भूल जाए। उनका सीधा इशारा था जो ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला जी, ताकि भूरा बाल साफ करो का नारा भी लगा जो बंदी हुए थे उसमें। तो प्रशांत किशोर को भी टैग दिया गया कि पांडे समाज से आते हैं। तो लग रहा है कोई अगली जाति का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर इस तरह के बयान को लेकर क्या? पहली इसमें हम दो बातें आपको कहेंगे। पहली बात तो ये कि जिनका नेता ही 9वीं फेल हो, उनसे इससे ज़्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो उनके नेता हैं, वो 9वीं में फेल हो गए थे और 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर में पढ़ना है विकास अर्थशास्त्र में, और संसाधन एवं विकास भूगोल के पहले चैप्टर में पढ़ना है। तो जो व्यक्ति 9वीं में फेल हो गया, वो 10वीं में कभी विकास का चैप्टर ही नहीं पढ़ा। जो विकास का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, वो जाति की बात नहीं करेगा तो क्या विकास का बात करेगा? या आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं? तो उन लोगों से इससे ज्यादा अपेक्षा की नहीं जा सकती। ये दो लोग हैं जो पहले से यहाँ पे हैं, एक कट्टा की राजनीति करते हैं, कट्टरता की राजनीति करते हैं। केवल जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में स्कूल के बस्ते की, रोजगार की और पलायन की वापसी की बात करती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर शराब को खुलवाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका छाप बस्ता छाप है, इसी बस्ते में लोग शराब लेकर बच्चे जाएंगे। तो ये लग रहा है, इस पे क्या सोचते हैं आप? बिहार में शराब बंद कहाँ है? जब आप चाहेंगे ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। समस्या ये है ना कि गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं ये लोग। शराब माफिया बना पड़ा है। एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर दी गई है जहां शराब का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और उससे सरकार के पास अन्य स्रोतों के पास टैक्स जा रहा है, वो भी इलीगल तरीके से, जिसका सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी तो जो बात कह रहे हैं वो तो एट द एंड ऑफ द डे भारत सरकार के लिए ही फायदेमंद है कि भारत सरकार के कोष में ज्यादा पैसा जाएगा। अगर शराब के ऊपर शराब की बिक्री यहाँ शुरू होगी तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा तो अगर 18% जीएसटी भी लगेगा तो 9% सरकार के पास जाएगा। ये तो केंद्र सरकार के फायदे की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार को तो इसका समर्थन कर देना चाहिए था। इसमें सरकार का फायदा है, निश्चित तौर पे फायदा है। तो आप सुन रहे थे आदित्य को। अपनी राय जरूर बताइए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कौन होगा जो सत्ता में काबिज में बैठेगा। आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।